कोई टैक्स, न जीएसटी, न ही बैंकों का झंझट। यह व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि इसने भारत के गांवों को आत्मनिर्भर गणराज्य बना दिया था। बाहर दिल्ली के तख्त पर चाहे मुगल बैठे या मराठा, गांव का जीवन अपनी उसी शांत रफ्तार से चलता रहता था। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि यहाँ की सड़कों पर सोना बिखरा पड़ा था। यह नाम हमें हमारे हुनर ने दिया था। 1800 के शुरुआती दशकों तक पूरी दुनिया में भारत के कारीगरों का डंका बजता था। बंगाल के जुलाहे अपनी हथकरघों पर ऐसा मलमल बुनते थे जिसे बवेन विंड यानी बुनी हुई हवा कहा जाता था। कहते हैं कि ढाका की मलमल का पूरा थान एक छोटी सी अंगूठी के बीच से निकाला जा सकता था। यूरोप की रानियां और अमीरजादे भारतीय रेशम और सूती कपड़े पहनने के लिए तरसते थे। हमारे मसाले यूरोप के फीके खाने में जान डालते थे और हमारे जहाजों की लकड़ी इतनी मजबूत थी कि ब्रिटिश नेवी भी उसे सलाम करती थी। दुनिया का करीब 25% व्यापार अकेले भारत से होता था। इतना पैसा और सोना भारत आता था कि दुनिया भर की दौलत का प्रवाह गंगा के मैदानों की ओर मुड़ गया था। लेकिन यही समृद्धि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की गिद्ध जैसी नजरें इस समृद्धि पर गड़ चुकी थीं। 19वीं सदी की शुरुआत के साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था का व्योद्योगीकरण शुरू हुआ। अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारे उस बार्टर सिस्टम पर चोट की जो हमें जोड़े रखता था। उन्होंने लगान को अनाज के बदले नकद रुपयों में मांगना शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए उस किसान की लाचारी की जिसके पास कोठार में अनाज तो भरा है लेकिन जेब में चांदी का सिक्का नहीं है। उसे लगान चुकाने के लिए अपनी फसल को औने पौने दाम पर उन बनियों और साहूकारों को बेचना पड़ा जो अंग्रेजों के दलाल थे। यहीं से भारत में गरीबी और कर्ज के उस चक्र की शुरुआत हुई जिससे हम आज तक पूरी तरह नहीं निकल पाए हैं। आपने शायद सुना होगा कि अंग्रेजों ने जुलाहों के अंगूठे काट दिए थे। यह बात प्रतीकात्मक रूप से बिल्कुल सच थी और कई जगहों पर हकीकत में भी। अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ों पर भारी टैक्स लगा दिया और अपने देश इंग्लैंड के मैनचेस्टर में मशीनों से बना सस्ता और घटिया कपड़ा भारत के बाजारों में पाट दिया। वो चरखा जो घर घर की आवाज था अब खामोश होने लगा। जो हाथ कभी दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा बुनते थे अब वे सड़क बनाने और मजदूरी करने को मजबूर हो गए। भारत अब सामान बनाने वाला देश नहीं रहा था बल्कि अंग्रेजों के सामान को खरीदने वाला एक बड़ा बाजार और कच्चा माल सप्लाई करने वाला गुलाम बन गया था। वे यहाँ से रुई कौड़ियों के दाम ले जाते और उसी रुई से कपड़ा बनाकर हमें सोने के भाव बेचते। सिर्फ कपड़ा ही नहीं, हमारी धरती की छाती भी चीरी जा रही थी। अंग्रेजों को चीन से चाय खरीदनी थी लेकिन वे चांदी नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भारतीय किसानों को मजबूर किया कि वे अपने खेतों में अनाज की जगह अफीम और नील उगाएं। यह 1800 के भारत का सबसे काला सच था। जिस जमीन पर कभी गेहूं और चावल लहलहाते थे वहां अब अफीम की खेती हो रही थी ताकि अंग्रेज उसे चीन में बेचकर मुनाफा कमा सकें। नील की खेती ने बिहार और बंगाल की उपजाऊ जमीन को बंजर बना दिया। किसान रोते थे, गिड़गिड़ाते थे क्योंकि नील उगाने के बाद उस खेत में धान नहीं उगता था। लेकिन फिरंगियों का कोड़ा उनकी पीठ पर तब तक बरसता था जब तक वे मान न जाएं। अब हम उस घर के आंगन में कदम रखते हैं जहां एक तुलसी का पौधा लगा है और एक पूरा कुनबा साथ रहता है। 1800 का भारतीय समाज आज के एकल परिवारों जैसा नहीं था। उस समय परिवार का मतलब था एक छत के नीचे 4 पीढ़ियां, दादा दादी, चाचा चाची और दर्जनों चचेरे भाई बहन। यह संयुक्त परिवार ही उस समय का सबसे बड़ा बीमा यानी इंश्योरेंस था। अगर किसी पर मुसीबत आती तो पूरा परिवार ढाल बनकर खड़ा हो जाता। कोई भी अनाथ नहीं होता था और कोई भी बुजुर्ग वृद्धाश्रम नहीं जाता था क्योंकि घर का सबसे बूढ़ा सदस्य ही घर का मुखिया और न्यायाधीश होता था। उसकी बात पत्थर की लकीर होती थी। लेकिन इस सामाजिक ढांचे का एक दूसरा पहलू भी था जो बहुत कठोर था। वह थी जाति व्यवस्था। 1800 के भारत में आपकी पहचान आपके काम से नहीं बल्कि आपके जन्म से होती थी। समाज 4 वर्णों और हजारों जातियों में बंटा हुआ था। ब्राह्मण पूजा करता था, क्षत्रिय रक्षा करता था, वैश्य व्यापार करता था और शूद्र सेवा करता था। यह दीवारें इतनी ऊंची थीं कि कोई इन्हें लांघ नहीं सकता था। एक लोहार का बेटा चाहे कितना भी होशियार हो उसे लोहार ही बनना पड़ता था। गांव के कुएं बंटे हुए थे और परछाइयां भी अपवित्र मानी जाती थीं। यह वह जंजीर थी जिसने भारत को अंदर से कमजोर कर रखा था और अंग्रेजों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति इसी सामाजिक दरार में फली फूली। शिक्षा की बात करें तो 1800 के भारत में स्कूल और कॉलेज वैसे नहीं थे जैसे आज हैं। उस समय गुरुकुल और मदरसे हुआ करते थे जो मंदिरों और मस्जिदों से जुड़े थे। पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें रटना नहीं था। लड़कों को गणित, खगोल विज्ञान और धार्मिक ग्रंथ जुबानी याद कराए जाते थे। लेकिन यह शिक्षा भी ज्यादातर ऊंची जातियों और अमीर परिवारों तक सीमित थी।
100 में से बमुश्किल 10 पुरुष पढ़ना लिखना जानते थे और महिलाओं की स्थिति वह पिंजरे में बंद मैना जैसी थी। 100 में से शायद ही कोई एक महिला साक्षर होती थी। पर्दा प्रथा और बाल विवाह का जोर था। लड़कियों की शादी गुड्डे गुड़ियों की उम्र में ही कर दी जाती थी। राजस्थान और बंगाल के कुछ हिस्सों में सती प्रथा जैसी भयानक कुरीति भी मौजूद थी, जहां पति की चिता पर पत्नी को भी जिंदा जलना पड़ता था। हालांकि यह पूरे भारत में नहीं था, लेकिन जहां था वहां यह समाज के माथे पर कलंक जैसा था। फिर भी भारतीय नारी घर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। वह अनपढ़ जरूर थी, लेकिन उसे पता था कि सूखे के दिनों के लिए अनाज कैसे बचाना है और मुश्किल समय में परिवार को कैसे जोड़े रखना है। अब जरा घर से बाहर निकलकर उस समय की सड़कों और सफर को देखते हैं। आज हम ट्रेन या फ्लाइट पकड़कर घंटों में कहीं भी पहुंच जाते हैं, लेकिन 1800 के भारत में सफर करना मौत को दावत देने जैसा था। सड़कें नहीं थीं तो बस धूल भरी पगडंडियां जो जंगलों के बीच से गुजरती थीं। बैलगाड़ी, घोड़ा या फिर पैदल ही सफर का साधन थे और इन रास्तों पर